तो आप सब में भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज फिर से हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं मैथ के एक नए मॉक टेस्ट की वीडियो, जो कि रहने वाला है मॉक टेस्ट नंबर 2 पे। इससे पहले मॉक टेस्ट नंबर 1 कंडक्ट हो चुका है, जो कि इजी लेवल का था। आज का जो मॉक टेस्ट रहेगा वो आपका पूरा एग्जाम रिलेवेंट रहेगा। जो जैसा आपका ग्रेजुएशन बेस्ड जेके एसएसबी एग्जाम ले सकती है ना आपका, वैसा एग्जाम रहेगा। ना ज़्यादा मुश्किल होगा ना ज़्यादा ईजी रहेगा। 18 क्वेश्चन का रहेगा लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर, और अच्छे क्वेश्चन है। आप सभी बना सकते हो अगर आपको बेसिक नॉलेज रहेगी हर एक क्वेश्चंस की। तो चलो फिर ना ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पेपर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्लियर। थोड़ी सी हेल्थ मेरी सही नहीं थी, इस कारण आज वो एनर्जी नहीं मिलेगी और कल वीडियो भी नहीं आई, यही चक्कर था। चलिए, टाइम एंड वर्क सभी क्वेश्चन को आपने बनाने की कोशिश करनी है भाई। जितना अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर सको उतना ही बेस्ट है आपके लिए। अभी टाइम जो है वो बहुत कम बचा है, तो जितना हो सके मॉक टेस्ट की वीडियोस देख लो, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या कहा है। रेशमा किसी काम को 14 दिनों में करती है। रेशमा जो है वो किसी काम को कितने दिनों में करती है? 14 डेज में। ओके, भावना जो है वो 40% ज़्यादा इफिशियंट है किससे? रेशमा से। 40% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू तो पता है 2/5 होती है। अगर नहीं पता, परसेंट को डिवाइड बाय 100 कर सकते हो आप, इतना नॉर्मल सी बात है। क्लियर। इन्होंने कहा है भावना जो है वो 40% ज़्यादा इफिशियंट है किससे? रेशमा से। अगर रेशमा की इफिशियंसी हमारी 5 है ना, तो भावना इससे ऊपर 2 ज़्यादा है। इट मीन्स भावना की इफिशियंसी कितनी होगी? 7 होगी। क्लियर, बात खत्म, ठीक है। हमें पता है ये रेशमा किसी काम को 14 दिनों में करती है और इसकी इफिशियंसी कितनी है? 5 की है। और भावना की इफिशियंसी 7 की है। तो बताओ भावना किसी काम को कितने दिनों में खत्म करेगी? यही क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। इतनी सी बात समझ आ गई। क्लियर। हमें पता है टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। हमारे पास टाइम है 14 दिन, रेशमा का इफिशियंसी है, तो इससे हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 70 हमारे पास क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। अब इन्होंने कहा है भावना की इफिशियंसी तो दी है, टोटल वर्क तो दिया है, हमें तो टाइम ही निकालना है। भावना किसी उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगी? तो भावना को हम कैसे निकाल सकते हैं टाइम को? आप चाहो तो 70 को डिवाइड बाई 7 से डिवाइड कर दो, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी हमारे पास टाइम होता है, तो टाइम आपके पास आ जाएगा 10 डेज। 10 डेज आपके पास टाइम आ गया। क्लियर। वरना नॉर्मल कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं क्या, कि 7 को मैं कितने से मल्टीप्लाई कराऊं कि 70 बन जाए, तो 10 से मल्टीप्लाई करवाने पे हो जाता है 10 डेज। इसका बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इजी क्वेश्चन था, जस्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। उम्मीद करता हूँ आपने ये भी क्वेश्चन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ट्रेन से क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है, या तो बोट एंड स्ट्रीम से या तो ट्रेन से। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे क्या कहा है, ध्यान से सुनिए। दो ट्रेन से हमारे पास एक तो 108 मीटर की है, दूसरी 112 मीटर की है, जिसकी ये लेंथ है। ओके, और वो रनिंग कर रही है टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे की तरफ आ रही है ऐसे करके। मैंने आपको ट्रेन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, जब भी वो आमने सामने की तरफ आ रही होगी ना, तो इट मीन्स अगर टक्कर होगी तो जबरदस्त होगी, उन सभी स्पीड को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्योंकि अगर आमने सामने से टक्कर होती है तो ज़्यादा लगती है ना, उसे हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमारी स्पीड बढ़ जाती है। सेम एज इट इज़ आपके लेंथ भी हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। आगे क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा है ऑन द पैरेलल लाइंस एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर प्लस एंड 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दोनों की स्पीड दी है, स्पीड को हमने क्या करना है? ऐड करना है, क्योंकि आमने सामने से आ रही है। ओके, टू क्रॉस ईच अदर आफ्टर दे मीट इट विल टेक, कितने टाइम के बाद से मिलेंगे? ओके, बस इतना सा नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है। हमें पता है टाइम किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल होता है। हमें डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस कितना दिया गया है? पहली ट्रेन का 108 मीटर प्लस दूसरी का 112 मीटर दे दिया गया है। स्पीड कितनी दे दी गई है? स्पीड को मैंने क्या कहा? ऐड करना है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से वो आ रही है। तो 45 प्लस 54 हमारे पास हो जाएगा। स्पीड हमारी मीटर में है, सॉरी डिस्टेंस हमारा मीटर में है, स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में है, और पूछा गया टाइम हमें सेकंड में। इट मीन्स हमें स्पीड को चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। क्लियर। नहीं सॉरी, किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में हमें क्या करना पड़ेगा? इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज कर लेंगे हम, क्या करते हैं आपको पता है, किलोमीटर पर आवर से जब हमने मीटर पर सेकंड में जाना होता है तो हम क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई देते हैं। क्लियर। इसमें हम क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई दे देंगे, ऐसे कुछ इस तरह से।
डन। चलो इसको सॉल्व कर लो। 108 प्लस 112 220 मेरे पास डायरेक्ट बन जाता है, और 45 प्लस 54 99 मेरे पास हो जाता है। इसी को अगर मैं लिख दूँ ऐसे 5 इंटू और डिवाइड बाई 18 में इसको मैं ऊपर ले जाऊँ, कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर, डन, इतनी सी बात। चलिए अब क्या है, इसको थोड़ा सा सॉल्व भी तो करना है, कर लीजिए सॉल्व इसको। अगर मैं 11 से काटूंगा कटेगा 9 बार में, 11 से काटूंगा कटेगा 2 बार में, ऊपर बच गया 20, 5 से काटूंगा इसको पूरे को कटेगा 4 बार में, 9 से काटूंगा इसको 2 बार में, 4 टू ज़ा 8, 8 सेकंड के बाद वो क्या होगा, मिल जाएगी हमारे पास। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर, बताओ। इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टाइम आपका मैंने इस पर वेस्ट भी नहीं करवाया। ये नॉर्मल सा आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, क्वेश्चन बन जाता आपसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। पहले 2 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन थे, अच्छे थे, तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आपका आ चुका है। बनाइए इसको भी, अच्छा क्वेश्चन। आज आपके इस शीट में ट्रिग्नोमेट्री भी है, आपका हाइट एंड डिस्टेंस भी है, हर एक कॉन्सेप्ट आपका रखा गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3। आज पहली बार मेरे को पढ़ाने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है यार, थोड़ी सी सेहत नहीं ठीक थी ना। चलो क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 3, मार्केट प्राइस ऑफ ए टीवी सेट इज कितना है, इतना है भाई। मार्केट प्राइस आपको दे दिया गया, जो कि हमारे पास 12,500। ओके, इट सेल्स विद 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 16% एंड 12% एंड एडिशनल 5% के डिस्काउंट के ऊपर इसको बेचा गया। ठीक है, देखो अगर आप इसे चाहो तो चाहो तो सक्सेसिव से भी जा सकते हो, सक्सेसिव आपको पढ़ाया है, पहले 2 का सक्सेसिव निकालो फिर तीसरे का इसका निकालो, वरना अगर टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करना हो ना तो डायरेक्ट कर लिया करो। देखो मार्केट प्राइस दे दिया गया कितना, 12,500, कहा गया 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर बेचा गया, मतलब 16% की अगर आपको पहले फ्रैक्शन वैल्यू पता होना जरूरी है। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरे दोस्त, नहीं पता हो अगर आपको तो डायरेक्ट आप ऐसे कर लिया करो, 16 डिवाइडेड बाई 100, काटोगे 4 से, काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में, 4 5 25 आपकी क्या होती है 16% की फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, ओके। अब इन्होंने कहा है क्या कि डिस्काउंट के ऊपर बेचा गया, मतलब अगर 25 की ओरिजिनल चीज थी उसे 4 कम करके 21 में बेचा गया होगा, तो 21 डिवाइडेड बाय 25। समझ आया मैंने क्यों लिखा, क्योंकि कहा है डिस्काउंट के ऊपर बेचा है। नीचे वाली चीज हमारी हमेशा ओरिजिनल होती है, अगर ये ओरिजिनल है ऊपर डिस्काउंट 4 कम करके बेचा गया होगा तो 25 माइनस 4 21 पे बेचा गया होगा। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट, इन्होंने कहा 12%। अब 12% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है कि नहीं है बताओ, नहीं पता हो तो डायरेक्ट बना लो। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू को बनाने के लिए आप 12 डिवाइडेड बाय 100 कर देते हो। ठीक है, 4 से काटोगे 3 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में, ये भी बन गया कि नहीं। देखो ओरिजिनल 25 था, 3 कम करके बेचा गया, मतलब 22 में बेचा गया है उसे। ओके डन सर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एडिशनल, इसको 5% का और डिस्काउंट दे दिया गया। अब 5% की फ्रैक्शन वैल्यू को निकालने के लिए आपको पता है सर 1/20 होती है, वो 20 ओरिजिनल चीज थी, एक का डिस्काउंट करके बेचा गया, मतलब 19/20 के ऊपर बेचा गया। बस इसको आपने सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, बताओ सॉल्व करोगे इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए, है ना। 25 से काटूंगा इसको कितनी बार में, 5 बार में, तो 500 आ गया मेरे पास, इसको काटूंगा 500 आ गया मेरे पास। क्लियर, ओके। तो इस 25 से काटूंगा इसको 2 बार में, 20 आ गया, और 20 से मेरा 20 जा चुका है, मतलब टोटल हमने मल्टीप्लाई जो करवाना है 21 इंटू 22, 22 इंटू 19 को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है मेरे दोस्त। अगर मैं यूनिट डिजिट से जाऊँ, 9 2 जा 18, 18 इंटू 1 18, लास्ट में 8 आना चाहिए, और 2 ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में, बी और सी हमारा कभी नहीं होगा। इट मीन्स हमें टोटल मल्टीप्लाई से गुजरना ही पड़ेगा। तो देखो गुजर लेते हैं, और क्या कर सकते हैं इसमें हम, और कुछ कटने वाला भी नहीं रहा। तो सबसे पहले 21 इंटू 22 करोगे अगर आप, तो कितना बन जाएगा आपके पास, 22 और 21 को मल्टीप्लाई करोगे, 2 1 2, और 2 और 4 6, 462 बन गया। और इसमें अगर आपने 19 की मल्टीप्लाई करवाई, 9 2 18 आ गया आपके पास, और 9 54, 54 और 2 56, 56 और 7 57, 5 कैरी चला गया, 9 4 जा 36, और 6 आपके पास 42 और 5 47,
4 कैरी चला गया आपके पास। तो अब आपने किया मल्टीप्लाई 4 और 4 8, 8778 आपके पास आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर। बताओ, सर्कमफ्रेंस किसी सर्कल का इतना दे दिया गया है तो सर्कल का आपको एरिया बताना है। सिंपल सी बात है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे और ऑप्शन देखो कैसे है, अजीबोगरीब। यही आपको निकालना पड़ेंगे। मेंसुरेशन का मैंने आपको बस इतनी सी बात बताई है कि आप फार्मूला पढ़कर चले जाना, हर एक चीज का डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपका। और अगर आपको लग रहा हो किसी भी मैथ के चैप्टर में कि अगर सर इससे एग्जाम में 2 क्वेश्चन आगे मेरे से एक भी नहीं बनेगा, मेरे को ये चैप्टर बिल्कुल नहीं आता, तो आप मेरे को कमेंट में बता देना। उसकी एक ही वीडियो में उस चैप्टर के मेन टॉपिक को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। क्योंकि बिल्कुल बेसिक से डिटेल में जाने के लिए अभी इतना टाइम बचा ही नहीं है, आपके पास 20 दिन बचे हैं टोटली। ठीक है, जो चैप्टर आपको लगे कि सर नहीं बहुत कम मेरे को आता ही नहीं है बिल्कुल, उस चैप्टर को बताना मेरे को। जो जो मेन कॉन्सेप्ट होगा उसी के ऊपर क्वेश्चन लाऊंगा बेसिक लेवल से, और फायदा हो जाएगा आपको, बस इतनी सी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सबसे पहले देखना, मैंने आपको मेंसुरेशन में यही बताया है, क्वेश्चन पढ़ना पहले पूरा। कितने फार्मूला का उसने जिक्र किया। पहला फार्मूला उसने यही जिक्र किया कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दूसरा उसने किया एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कमफ्रेंस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल सर किसके इक्वल होता है, आपको 2 पाई आर के इक्वल होता है। एरिया ऑफ सर्कल आप सभी को पता होगा पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है जी, मतलब इन्होंने हमारे पास जो 2 पाई आर की वैल्यू है ना वो दे दी गई है 33, हमें निकालनी है पाई आर स्क्वायर की वैल्यू। मतलब यहाँ से मुझे रेडियस की वैल्यू निकालनी है ताकि मैं पाई आर स्क्वायर में पुट कर सकूं। तो रेडियस की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप कहोगे सर 33 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। इस 7 को मैं ऊपर भी ले जा सकता था, तो नेक्स्ट स्टेप में ले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसको देखो 11 से अगर मैं काटूंगा ये कटेगा 2 बार में, 11 से काटूंगा ये कटेगा 3 बार में। ठीक है जी, ओके। 7 को ऊपर ले जाओ, 7 3 से 21 और 2 2 जा 4 आ गया। 21 डिवाइडेड बाई 4 मेरे पास क्या आया, रेडियस आ चुका है। एरिया हमें निकालना है। एरिया हमारे पास किसके इक्वल होता है, आप कहोगे पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारे पास 21/4 इंटू 21/4। कैलकुलेशन बेस्ड थोड़े से क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 7 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में और 11 बार में। और कुछ कट रहा है और तो कुछ कट ही नहीं रहा, तो कोई बात नहीं, कर लीजिए इसको सॉल्व। 4 2 जा 8, नीचे तो 8 आ गया मेरे पास। 21 का 3 गुना 63 इंटू 11, 63 जब इंटू 11 करोगे आप तो 396 डिवाइडेड बाई 693/8 कहाँ दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर, इजी इजी कैलकुलेशंस होती है, ज़्यादा मुश्किल तो होती नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में, बताओ आपके एग्जाम रिलेवेंट है, क्योंकि जेके एसएसबी जो ग्रेजुएशन बेस पूछ सकती है बस वही लाया हूँ, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं लेकर आया यार मैं कि आप ऐसे बौखला जाओ। बताओ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है। एक फैक्ट्री है, 48% ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स इज इक्वल टू द, सिंपल सा तो क्वेश्चन है यार। 48%, 48% देख लो, इन ए फैक्ट्री 48% ऑफ द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स, मतलब मेल वर्कर जो है वो 48% है। इसको मैं 48 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकता हूँ। ठीक है, वो इक्वल है किसके, 2/3 के किसके, फीमेल वर्कर से। ओके, व्हाट इज रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल, बस भाई इतनी सी बात, इतनी सी बात। ये तो आप यूं बता दोगे है ना। बताओ इसको 2 से काटोगे कटेगा 24 बार में, और 24 डायरेक्ट कट रहा है, डायरेक्ट कट रहा है जी। ये डायरेक्ट कट रहा है कितनी बार में, 6 बार में। 4 से काटोगे 6 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में। ओके डन। अब क्या निकाल लो, मेल फीमेल आएगी नीचे, फीमेल जहाँ पे आ गया। ओके, अब जे नीचे चला गया, ऊपर चला जाएगा 25, 6 3 जा 18, 25 डिवाइडेड बाई 18 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में तो दिख रहा है, यही तो हमारा सही आंसर है। बस ऐसे सेकंडों में निकालना होता है यार आपने। क्लियर है, बताओ। दिखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा था पर था नहीं कुछ भी, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ।
ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इतना हो जाता है 7 सालों में 11 सालों में। ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है मेरे भाई, और जेकेएसएस भी पूछता भी है, तो देखना आप कैसे करते हो इस क्वेश्चन को। हो गया, इजी था, बताओ। देखो कहता क्या है ये क्वेश्चन में, कहता है कि सम ऑफ मनी इन्वेस्ट की किसी सर्टेन रेट पे, सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट पे, जो भी है कहा, कुछ भी छोड़ो। उन्होंने कहा 7 सालों में वो पैसा इतना हो जाता है, और 8 सालों में, 11 सालों में, 11 सालों में वो पैसा इतना हो जाता है। कोई आपके पास एक प्रिंसिपल है, आपने इन्वेस्ट किया होगा कोई कुछ पैसा, आपको नहीं पता वो क्या हुआ, वो 7 सालों में ना वो हो गया आपके पास 14,522। ओके, और वही पैसा आपका 11 सालों में हो चुका है कितना, 18,906। ठीक है, पूछा है सम, कितना पैसा इसने इन्वेस्ट किया होगा। डन। देखो जो इन 7 और 11 सालों के बीच का गैप है वो कितने साल का है, आपको कि सर 4 साल का है, और 4 साल की वैल्यू आपको दी गई है, आपको कि सर बिल्कुल दी गई है। इनका जो डिफरेंस है वही तो 4 सालों का गैप है। ठीक है, इनका डिफरेंस आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बताओ। 2 से 6 जाने के लिए 4 करोगे, 2 से 8 करोगे, 6 से 9 जाने के लिए 3 करोगे, और 4 से 4 आ गया आपके पास 4384। आपके पास क्या आ गया, डिफरेंस आ चुका है। डन, डिफरेंस आपके पास आ गया। ठीक है, ये था आपके पास 4 सालों का डिफरेंस, ये है 4 सालों का। आपको पहले क्या निकालना है, आपको निकालना पड़ेगा 1 साल का डिफरेंस। सर 4 से काटोगे आप, कितनी बार में कटेगा आपके पास, 4 से काटोगे तो 10 बार में, और 38 9 बार में, और 24 6 बार में, 1096। 1 साल की वैल्यू ना आपके पास, जो 1 ईयर की वैल्यू है वो आपके पास आ चुकी है 1096। आपको कितने साल की निकालनी है, 7 साल की, क्योंकि 7 साल की आपको वैल्यू अगर निकालोगे तभी इस वैल्यू में से आपको माइनस कर पाओगे, पहुंच जाओगे आप प्रिंसिपल पे। तो 7 साल की निकालने के लिए इंटू 7 कर सकता हूँ मैं कि नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, 7 6 से कितना हो गया 42, 4 चला गया कैरी, 9 7 जा, आपके पास कितना हो गया 63, और 4 67, और 6 आ गया, 7 1 7 7 6 7 2, आपके पास क्या आ चुका है, 7 साल की वैल्यू आ चुकी है। तो 7 साल बाद ये है, 7 साल पहले अगर आप इसमें माइनस करोगे तो प्रिंसिपल मिल जाएगा आसानी से। 14522 में से आपने क्या माइनस करना है, 7672 माइनस करना है, क्योंकि अगर आप 7 साल को माइनस करोगे आपको पता है आप प्रिंसिपल पे ही पहुंच जाओगे वापिस, आपको प्रिंसिपल ही तो निकालना है। 2 से 2 जाएंगे, 0 हो गया आपके पास, 7 से 2 5, और 7 से 5 जाने के लिए आप क्या करोगे, 8 आ गया आपके पास, और 8 से 4 6 आ गया आपके पास, 6850 आपके पास कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। डन, बताओ क्लियर है आपके पास कि नहीं है, बता दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन जीकेएसएस भी पूछ भी चुका है और पूछेगा भी। तो इजी वे में मैंने आपको सिखाया, ज़्यादा एक्स मानने की जरूरत ही नहीं है, वो हम मानते भी नहीं है ज़्यादातर। ठीक है, एक्स को जितना हो सके अवॉइड ही करना चाहिए। तो सिंपल सी बात थी, क्या हुआ 7 सालों में अगर वो प्रिंसिपल हमारे पास इतना बनता है, 11 सालों में इतना बनता है, डिफरेंस लिया हमने 4 सालों का, वो आया हमारे पास 4384। 1 साल का डिफरेंस कितना होगा, 1096 होगा। मुझे पता है मुझे 7 साल पहले जाना है, तो 7 साल इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तभी इससे 7 सालों में से माइनस करूंगा, प्रिंसिपल पे मैं पहुंच जाऊंगा। डन। आज ये क्वेश्चन नंबर 7, टू गो ए डिस्टेंस ऑफ इतना अपस्ट्रीम। देखो बोर्ड एंड स्ट्रीम से भी आ गया क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है सारे आज के, मजा आएगा। देखो मेरे भाई, आपका भाई यूट्यूब पे आपके लिए आया है सिर्फ, ठीक है। जिस भी प्रॉब्लम आ रही होगी ना आपको मैथ में, कुछ भी किसी भी टॉपिक के रिलेटेड बता देना, चाहे रीजनिंग की हो बता देना। मेरा डेली का काम है मैथ्स पढ़ाना मेरे दोस्त, ऑफलाइन भी मैं मैथ पढ़ाता हूँ। अगर आप मेरे से कहोगे सर इंग्लिश की वो चैप्टर की प्रॉब्लम आ रही है जब वो पढ़ा दो, भाई वो मैं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि एज ए एस्पिरेंट आप ही रहे हो, आप भी एस्पिरेंट हो, आप भी इंग्लिश पढ़ते हो, ठीक है। पढ़ा सकता हूँ, पर उतने डीप कॉन्सेप्ट में मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो मेरे सब्जेक्ट के रिलेटेड आप मेरे को डाउट पूछो, बहुत ईजी वे में आपको सिखाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए, बोट एंड स्ट्रीम, टू गो ए डिस्टेंस ऑफ इतना अपस्ट्रीम ए रोवर टेक क्या करता है, 12 घंटे लेते हैं। ओके कोई बात नहीं, आपको पता है जब आपने अपस्ट्रीम जाते हो तो क्या होता है,
तो सर बोट की स्पीड को माइनस स्ट्रीम की स्पीड में करता हूँ मैं, तभी मेरी अपस्ट्रीम निकलती है। ठीक है, वो कितनी दे दी है? 144 किलोमीटर दे दी है। और कितने टाइम में? सर बोट 12 घंटे में जाता है। ठीक है, आप फिर उसने कहा कि वो वापिस आने में सिर्फ 9 घंटे ही लेता है। ठीक है, डाउनस्ट्रीम जाने में। तो डाउनस्ट्रीम की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड होती है। ओके, वो क्या है हमारे पास? डिस्टेंस तो हमारे पास 144 ही है, बट आने में उससे टाइम कितना लगता है? 9 घंटे लगते हैं। आ गया, बस इसको काट लो। अगर आप काटोगे 12 से काटोगे 12 बार में कट जाएगा। और आप इसको 9 से काटोगे एक बार में कटेगा। और आपके पास कितना आ जाएगा? 54। और 54 कितना होता है? 6 से। ठीक है, ओके जी। आपको यहां से क्या मिला? बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड। बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ चुकी है? 12। और बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई है? 16। ये क्या होती है? बोट माइनस स्ट्रीम अपस्ट्रीम, बोट प्लस स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम होती है। ओके, आपको क्या पूछा है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम? मजे से निकालोगे क्या? देखो, आपको यहाँ से सब कुछ करते हैं ना, प्लस करो माइनस करो, छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं करना होता। देखो माइनस में कौन है, प्लस में कौन है। अब आपको स्ट्रीम की स्पीड पूछी कि वो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, मतलब ये माइनस वाली वैल्यू है। अगर बोर्ड की पूछता, बोर्ड तो प्लस में है दोनों टाइम, तो माइनस में कौन है? स्ट्रीम है। अगर माइनस वाले की अगर आपको वैल्यू निकालनी हो ना, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का डिफरेंस लेके हाफ कर दो बस। 16 में से 12 जब आपके पास जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और उसका हाफ कितना होगा? 2 होगा। आपके पास यही आंसर होगा, 2 किलोमीटर पर आवर। इतनी सी बात होती है, टाइम में जाना होता है, कुछ नहीं। अगर देखो वो बोर्ड की पूछता, अब बोर्ड के साथ तो कोई माइनस नहीं लगा, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव में है। इट मीन्स बोर्ड की स्पीड को निकालने के लिए आप क्या करोगे? इन दोनों का सम करके आधा कर दोगे। 12 प्लस 16 करके आपने हाफ कर देना है, आपके पास बोर्ड की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, कितना हो गया आपके पास? से 28 हो गया। 28 का हाफ जब आप करोगे तो 14 आ जाएगा। ये आपके पास बोर्ड की स्पीड है। स्ट्रीम माइनस में था, तो इन दोनों का डिफरेंस करके हाफ किया, स्ट्रीम की स्पीड आ गई। ठीक है, टाइम बचेगा, इससे और कुछ नहीं है। आ जाइए 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर। टाइम ज़्यादा तो नहीं लगा दिया ना हमने? जल्दी से निपटाएंगे हर एक क्वेश्चन को यार। अभी 8 पे पहुंचे हम। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स आर इतना इतना इतना? देखो, ट्राइंगल की साइड दे दी है, ऐसा आपका ट्राइंगल है। साइड दे दी है 13, 14, 15। मेरे भाई इन्होंने ये नहीं कहा ये राइट एंगल है, कुछ भी नहीं इसको कहा गया। ठीक है, हालांकि राइट एंगल तो बनता भी नहीं, बट ना इसने आइसोस्केलेस कहा कि इसकी जो दो साइड्स बराबर हो, कुछ भी। ये एक नॉर्मल आपकी ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए आपको सिर्फ एक ही मेथड होता है आपका, जो है आपके पास। पहले सेमी पेरिमीटर लगा लो, फिर आपका ये पहला मेथड लग जाता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस, क्या कर रहा हूँ मैं, एस माइनस सी। अरे यार भाई क्या हो गया? और आपके पास आ जाता है एस माइनस सी। क्लियर? सबसे पहला काम हमारे पास क्या है? सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर का जो होता है उसका हाफ होता है हमारे पास सेमी पेरीमीटर। और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? सम ऑफ साइड्स करके। मतलब कि जो हमारे पास 13 प्लस 14 प्लस 15 है, इसका हाफ अगर मैं निकालूंगा, मेरे पास सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। कोई बात नहीं, ऐड कर लीजिए। 15 और 14 कितना हो गया? 29 हो गया। 29 और 13 कितना हो गया हमारे पास? 42। 42। क्लियर? 42 हो गया। और 42 का हाफ कितना हो गया मेरे पास? 21 हो गया। ये आ गया मेरे पास क्या? सेमी पेरीमीटर। डन। इसमें पुट कर दो और कुछ नहीं है। अंडर रूट लिया हमने, ठीक है। 21 आ गया सेमी पेरीमीटर एज इट इज। अब सेमी पेरीमीटर माइनस एक साइड की हमने 13 को, 21 माइनस अगर मैं 13 करूंगा तो कितना बच जाएगा? 8 आ जाएगा हमारे पास। 21 माइनस 14 करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 7 आ जाएगा। और 21 माइनस 15 करूंगा तो मेरे पास 6 आ जाएगा। बस इतनी सी बात है, इसका हमने रूट लेना है। तो रूट कैसे लोगे? सबसे पहला काम क्या होता है, हमें इसे तोड़ लो, जितना तोड़ सकते हो छोटा छोटा, इजीली रूट मिल जाएगा। 21 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू 3। ओके, 8 को लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 2। ठीक है, 7 को 7 एज इट इज रखूंगा, और 3 इंटू 2 6 को लिख लिया। देखो जो दो दो बाहर आ रहा है उसको निकाल दो। 3 जहाँ भी है, 3 जहाँ भी है, 3 बाहर आ गया। 4 जहाँ भी है, और 4 का स्क्वायर ही हमारे पास क्या होता है? 2 होता है, 2 बाहर आ गया। 2 जहाँ है, 2 जहाँ है, 2 बाहर आ गया फिर से 2। और 7 जहाँ है, 7 जहाँ है, 7 बाहर आ गया। और कुछ भी नहीं बचा अंदर, रूट हमारा चला गया। देखिए 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, और 12 इंटू 7 आपके पास कितना होता है? 84 आपके पास चलता फिरता आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, ज़्यादा टाइम हमने वेस्ट नहीं किया, डायरेक्ट अपने फार्मूला यूज़ किया, आपके पास आंसर आ चुका है। 9 पे आ जाओ। इफ ए जॉब इज टू बी कम्प्लीटेड इन 10 days इट रिक्वायर्स इतने पर्सन्स। अगर वो इतने दिनों में खत्म होगी तो बताओ कितने बंदों को काम पे लगाना पड़ेगा। नहीं, अगर एक जॉब आपकी 10 दिनों में खत्म होती है, उसको करने के लिए 270 बंदों का इस्तेमाल होता है। और वही सेम जॉब अगर पर 180% का हम इस्तेमाल करेंगे तो बताओ कितने दिनों में वो खत्म होगी। मुझे तो इसका डायरेक्ट आंसर मिल गया 15 दिनों में, क्योंकि ये 27 में 9 का मल्टीपल है, 18 में 9 का मल्टीपल है, तो 15 दिनों में मुझे पता चल गया ये तो 15 दिन ही बढ़ा है, 5 दिन ही एक्स्ट्रा बढ़े हैं। फिर भी इसको बेसिक से जानेंगे हम। देखो सिंपल सी बात है क्या कि 270 पर्सन की ज़रूरत पड़ती है 10 दिनों के लिए, और अब हमें पर्सन है हमारे पास 180। बताओ हमें कितने दिन लगेंगे, उसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया x से, बस इतनी सी बात है। चलिए, 0 से 0 चला गया, 9 से काटूंगा मैं 2 बार में, 9 से काटूंगा मैं 3 बार में, 2 से काटूंगा इसको 5 बार में, 5 3 से कितना आ गया 15 आ गया। ये हमारे पास x की वैल्यू है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 10 पे आ जाइए। बताओ मार्केट प्राइस ऑफ ए सीलिंग फैन इज इतना है 4200 एंड द शॉपकीपर डिस्काउंट देता है आपको 5% का, फिर भी उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 14% का। आपको कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। बताओ, इजी क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, कि एक दुकानदार है आपको डिस्काउंट देता है तब भी वो इतने का प्रॉफिट कमा रहा है। बता दीजिए उस चीज का कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। बताओ, सिंपल सी बात है, हमेशा मैंने कहा हमारे मेथड से जाओ। क्या है वो, आपको दिया गया है 4200, क्या है उसका मार्केट प्राइस है, ठीक है। शॉपकीपर ने आपको डिस्काउंट दिया कितने का, 5% का। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 20 की चीज थी, एक का डिस्काउंट दिया, 19 में बेची होगी, ठीक है सर। फिर इन्होंने क्या कहा, फिर इन्होंने कहा फिर भी उससे क्या हो रहा है भाई साहब, 14% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ये सब चीजें करने के ऊपर, ये अगर वो सेल करने के ऊपर उसको 14% का प्रॉफिट हो रहा है, डिवाइड बाय मतलब 100% का कॉस्ट प्राइस होता है, 14 का प्रॉफिट मतलब 114 का क्या हो रहा है, वो उससे प्रॉफिट हो रहा है। आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस, मैंने कहा था जो पूछा गया उससे मल्टीप्लाई करवा दो, मैंने 100 से मल्टीप्लाई करवा दिया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा 100 होता है अपने आप में, 100% होता है। क्लियर, बस इतनी सी अगर बात आपको समझ आ गई ना, क्वेश्चन तो आपने यूं निकाल दिया, क्वेश्चन तो आपका खत्म हो गया। 0 से 0 को काटोगे, 2 से काटोगे इसको 21 बार में, 210 आपके पास बच चुका है। ओके 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 ओके, अब कैसे काटोगे, 114 19 4 5 6 2 3 7 से अगर मैं काटूंगा इसको, कटेगा मेरे पास एक बार में 44 44 नहीं गया, 19 से काटूंगा, ये 19 से कट रहा है, 19 से कट रहा है मेरे दोस्त। कितनी बार में, 6 बार में, 6 बार में। क्लियर, और 3 से काटूंगा 2 बार में, 3 से काटूंगा इसको 7 बार में, 70 बन गया। 2 से काटूंगा इसको 35 बार में, 3500 हमारे पास यार कहाँ है, दिख रहा है, वही आंसर है आपके पास। भाई इतना टाइम लगा दिया मैंने। मेरे को ये दिखा डायरेक्ट 19 से कट रहा है यार ये। बस ये थोड़ा सा हेल्थ सही है नहीं है, दिमाग सही से नहीं चल रहा। आज ये क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या कहा है, सिंपल सी दो बात है इसमें, रेशियो के ऊपर क्वेश्चन है। क्या कहा है, 33% ऑफ ए इज इक्वल टू, वैसा पुराना क्वेश्चन ही आ गया, 33/100 इंटू ए जो है वो मेरे पास किसके इक्वल है, 55% ऑफ बी के। परसेंट नहीं भी लिखते फिर भी डायरेक्ट कट जाता, 100 से 100 कर गया, 11 से कटा 3 बार में, 11 से कटा 5 बार में, ए बाई बी आपके पास कितना आ गया, 5/3। कहाँ पे दिख रहा है आपको 5/3, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है भाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। टाइम नहीं और वेस्ट करना यार, बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है ऑलरेडी। आधे तो मुझे लगता है मॉक टेस्ट छोड़ के चले जा चुके होंगे अभी तक। अरे आगे क्वेश्चन आएंगे आपके अच्छे अच्छे, जिनसे आप डरते थे ना, वो क्वेश्चन आएंगे अब आगे, बड़े अच्छे तरीके से निपटाऊंगा उनको मैं। देखो संगीता क्या कहती है, वांट्स टू बाय सोप दैट कॉस्ट इतना है उसका, एंड हैज ए 5 रुपीज कॉइन। ओके ओके, देखो
संगीता जो है ना, वो क्या करना चाहती है, वो एक साबुन खरीदना चाहती है जो कि है 10 रुपए का। साबुन की कॉस्ट कितनी है? 10 रुपये है सर। ओके, बट उसके पास क्या है, एक 5 रुपए का सिक्का है। मतलब उसके पास एक 5 रुपए है, प्लस उसके पास दो जो है वो 12 रुपीज के कॉइन है। मतलब 1 रुपए का एक कॉइन, 2 रुपए के दो कॉइन। क्या बोल रहा हूँ यार मैं। दो, उसके पास 1 रुपए के सिक्के हैं, मतलब टोटल उसके पास कॉस्ट कितनी है, 2 रुपए है। क्लियर? एक एक रुपए के दो सिक्के तो 2 रुपए उसके बाद टोटल है। ठीक है, प्लस उसने क्या कहा, 50 पैसे के उसके पास कितने हैं, 5 कॉइन्स है। 50 पैसे के अगर आपके पास 2 कॉइन्स हो तो 1 रुपया बनता है, 4 कॉइन्स हो तो 2 रुपए, 5 कॉइन हो तो 2.5 रुपए। मतलब इसके पास अभी 2.5 रुपए और है। तो टोटल इसके पास कितना पैसा हुआ, 5 से 4 9.5 रुपीज इसके पास है। क्या पूछा है इसने, हाउ मच मोर मनी डज शी नीड टू बाय द सोप। इसको 0.5 और चाहिए, और 0.5 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, डन। तभी इसके पास 10 रुपए बन जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, मांग लेगी बेचारी इसी से। क्वेश्चन नंबर 13 आपका डीआई से पूछा गया क्वेश्चन, बता दीजिए। टाइम मुझे लगता है बहुत लंबी वीडियो होगी यार। रिकॉर्डेड वीडियो भी इतनी लंबी जाएगी, फिर क्या फायदा आपका रिकॉर्डेड का, लाइव ही ले ली जाए फिर तो। चलिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स बाय कंट्री एक्स इन 2017। ठीक है, रेशियो पूछिए, कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट चल पड़ेंगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती रेशियो में। फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन, देखो ये जो प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर यही हमें इस डीआई में दी थी की है। एक्स की जो वैल्यू है ये पहली वाली है, ये एक्स है, ये एक्स है मेरे भाई, ये बाई है और ये जेड है। क्लियर? अब देखो क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन कंट्री एक्स इन 2017। 2017 में एक्स की जो प्रोडक्शन है वो है 236। ठीक है, यही है। ओके, एक्स की 236 आ गई ये। और क्या करना है, एन कंट्री वाई इन 2020। 2020 में कंट्री वाई मतलब +334। ओके, और क्या कहा है इन्होंने, टू द प्रोडक्शन ऑफ, इसकी रेशियो लेनी है हमने किसके साथ, टू द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय कंट्री जेड इन 2019। 2019 का कंट्री जेड मतलब कि 380 की। बस इतना सा तो क्वेश्चन है, कर लो पहले। अगर आप इसको ऐड करोगे, 6 4 10 0 1 3 3 6 7 और 5 आ गया 570 और 380, 0 0 कट गया आपके पास 57:38। जी तो कट रहा है किसी से। भैया तुम किससे कट रहे हो, ये तो मुझे लग रहा है 19 से कटेगा, 2 बार में 19 से कटेगा, 3 बार में 3:2। आपको आंसर मिल जाएगा, कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 14 पे आ जाओ। टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय कंट्री वाई इन 2017। 2017 में कंट्री वाई मतलब कि 265 आ गया। ओके, और क्या कहा है इन्होंने, और वाई की ही 2019 में, वाई की 2019 में 285 आ गया हमारे पास। ठीक है, एंड बाय कंट्री एक्स इन 2016। एक्स की आ जाएंगे 2016 में, ये है 220 हमारे पास मिल गया। ओके, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स बाय कंट्री जेड। जेड की देख लेते हैं, कब, 16 18 20 में। 16 में कितनी है जेड की, 320, और 18 में कितनी है 360, और 20 में कितनी है 420। डायरेक्ट एडिशन भी कर सकते हो आप, 320 और कितनी थी, 360 थी और 420 थी। क्लियर? इसकी व्हाट परसेंट पूछी है और कुछ भी नहीं है। 5 5 10 और 10 और 7 17, एक चला गया, 2 4 6 7 77 770। इसको ऐड कर लो, 6 4 10 0 1 5 3 8 और 3 11 1100। भाई इसकी आपने व्हाट परसेंट पूछी गई है, व्हाट परसेंट पूछी है तो कुछ नहीं है, 770 डिवाइडेड बाय 1100 इंटू आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। 2 0 से 2 0 चला गया, 11 से काटा 7 बार में 70% कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है यार। इतना से भी सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आ जाओ आपका हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन, स्पेशल मेंशन चैप्टर, जिससे बच्चे डरते हैं कि ये तो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। अरे नहीं, पूरा हाइट एंड डिस्टेंस में ना कहीं पे भी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल नहीं करने वाला मैं, ये याद रखना। यूं नपेट देंगे इसको तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बताओ। अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा है तो कीजिए अपने तरीके से, जैसे भी आप करना चाहो। ए काइट इज अटैच टू ए स्ट्रिंग। काइट को हमने स्ट्रिंग से अटैच किया। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द हाइट ऑफ द काइट इज, इतना है। चलो इसको बढ़ाते हैं।
काइट की जो हाइट है ना वो है 90 मीटर, ओके, एंड द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री का, सपोज करो यहाँ से एक बंदा है, यहाँ से एक पर्सन खड़ा है, वो क्या कर रहा है, वो काइट उड़ा रहा है और वो एंगल बना रहा है ना जो, वो 30 डिग्री का बना रहा है। क्लियर? यहाँ पे क्या है, हमारी काइट है। कैसी होती है काइट? ऐसे मान लो कुछ भी काइट है जी हमारी, ठीक है, जिसकी जो हाइट है वो 90 मीटर है, एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। आपको क्या पूछा गया है? फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपको ये लेंथ पूछी गई है, ये वाली चीज आपको पूछ ली गई है। तो बताओ कैसे करोगे इसको, है ना? कैसे करोगे? अपने अपने तरीके से कीजिए इसको भाई। अब मेरी बात याद रखना, एक सिंपल सी, जब भी ना आपका हाइट एंड डिस्टेंस का आएगा, एक तो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो भी बनते हैं छोड़ो, मॉक टेस्ट में सब कुछ सिखा दूंगा आपको, ठीक है? बड़ा अलग से चैप्टर चाहिए होगा वो भी पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। देखो, आपको जब भी हाइट एंड डिस्टेंस में आएगा ना, हर बार मैक्सिमम टाइम होता है, हर बार नहीं कह सकता मैं, मैक्सिमम टाइम आपके जो एंगल बनते हैं ना, एक बनेगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का। दूसरा क्वेश्चन अगर वो घुमाएगा, वो ऐसा कर देगा 45 डिग्री का, 45 डिग्री का और एक 90 डिग्री का। ऐसा ये दो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम है रिपीट होते होते हैं, 98% चांसेस है। 2% अगर आपकी किस्मत खराब होगी, वो शायद आपका एंगल चेंज कर देगा, उसके बेस के ऊपर तैयारी करवा दूंगा। हालांकि आपके एग्जाम में एंगल चेंज नहीं होगा, बट हो गया उसकी तैयारी में मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है? देखो, अब ये जो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, इसमें जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का। इट मीन्स जे 90 डिग्री होगा, सीधी हाइट है, और जे कितना होगा आपको पता है, एक ट्राइंगल के अंदर जो तीनों एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री जे हो गया, 30 डिग्री जे हो गया, बचा कितना, 60 डिग्री, ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री। क्लियर? ये बात समझ आ गई? मतलब इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे जो एंगल बन रहे हैं वो बन रहे हैं 30, 60, 90 के। क्वेश्चन अगर ऐसा होता, एक हमारे पास ऐसी ट्राइंगल है जहां पे ये वाला एंगल 45 बन रहा है, तो ये तो 90 होगा सीधा का सीधा, 90 प्लस 45, पीछे क्या बचा हमारे पास 45, तो राइट एंगल ट्राइंगल कुछ ऐसी बनती। तो ये वाला केस चलता या ये वाला केस चलता, ठीक है? पहली इस क्वेश्चन में केस कौन सा चल रहा है हमारे पास, ऊपर वाला 30, 60, 90 का एंगल बन रहा है। क्लियर? चलिए, हमेशा याद रखना जब भी ऐसा एंगल बने ना, 30 के सामने वाली साइड जो होगी उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है? 30 के जो 90 के जो सामने वाली साइड होगी उसकी वैल्यू 2 होगी, और 60 के सामने वाली वैल्यू होगी उसकी वैल्यू √3 होगी। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। बताओ, रख लोगे? रख लोगे? बता दो। सिंपल सी बात है क्या, कि क्वेश्चन में जो भी वैल्यू देती होगी हमें उससे लेना देना नहीं है, आपने बस इतनी सी बात याद रखनी है। 30 के सामने वाली जो साइड है उसकी वैल्यू 1 है, 60 के सामने वाली साइड है उसकी वैल्यू √3 है, 90 के सामने वाली जो साइड है उसकी वैल्यू 2 है, और 45, 45, 90 के केस में बात याद रखना, 45 के सामने वाली जो साइड है उसकी वैल्यू 1 है, 45 के सामने वाली साइड है उसकी वैल्यू 1 है, 90 के सामने वाली साइड है उसकी वैल्यू √2 है। बस ये कहीं कॉपी पे लिख लो भाई, भूल जाओगे आप ट्रिग्नोमेट्री इसमें घुसाना, ठीक है? समझ आ गई इतनी सी बात? चलिए देखो, अब ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, इसमें 30 के सामने वाली साइड कौन है, 90 वाली, इसकी वैल्यू कितनी है, मैंने कहा 1 है, हमारे अकॉर्डिंग 1 है, क्वेश्चन वाले देने वाले के अकॉर्डिंग जो मर्जी हो, ठीक है? अब 90 के सामने वाली मैंने क्या कहा था, 2 है, मतलब इस साइड की वैल्यू 2 है, और 60 के सामने वाली की वैल्यू मतलब ये √3 है, ठीक है? क्वेश्चन में देखो दिया क्या गया है, हमें 1 की वैल्यू दे दी गई है जो कि 90 है, 90 जो है वो 1 की वैल्यू है, हमें किसकी वैल्यू पूछी गई है, 2 की वैल्यू पूछी गई है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा है, लो जी 2 की वैल्यू पूछ ली गई है। तो 90 × 2 कितना होता है, 180, डायरेक्ट एक लाइन में आप आंसर दोगे, डायरेक्ट एक लाइन में। समझ आई? कॉन्सेप्ट सिखाना था, थोड़ा सा सिखा दिया। सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या कहा है क्वेश्चन, आप खुद से ट्राई करो अगर पीछे वाला क्वेश्चन आपको समझ आया। हालांकि आज मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है, तो मैं कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं घुसा पा रहा है यार, कुछ यही होता है जब आप थोड़े से बीमार हो। चलो, क्वेश्चन नंबर 12, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 50 मीटर। एक हाइट दे दी गई है आपको 50 मीटर की, उस पर काइट आपकी उड़ रही है। इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 100 मीटर, आपको स्ट्रिंग की लेंथ दे दी गई है जो है 100 मीटर, ओके,
देन द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रिंग टू द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इन डिग्री मेजर इज। बस लैंग्वेज में घुमाएगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। ओके, इन्होंने पूछा है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रिंग। यो स्ट्रिंग का जो एंगल बन रहा है ना वो क्या होगा टू द ऑफ द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इन द डिग्री मेजर्स। इसकी डिग्री का आपको एंगल बताना है, बस इतनी सी बात है। आपको ये एंगल पूछा गया, ये थीटा आपको पूछा गया, तो बताओ कैसे बताओगे। सिंपल सी बात है, कैसे बताओगे। अब तो मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट में ये सिखा दिया कि हाँ अगर आपका अंदर एंगल बन रहे होगे 30 60 90 या 45 45 90 तब आपकी वैल्यू ये होगी। बट इस बार अंदर एंगल ही नहीं दिया उसने, तब क्या करोगे आप। तब सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनो। अपने बाहर वाले की रेशो ले लो, 50 से काटोगे एक बार में, 50 से काटोगे दो बार में। अब आपको कुछ समझ आ रहा होगा, क्या समझ आ रहा है सर। हमारे किस एंगल के सामने 1 बनता था, 90 के सामने हमारे पास कब 2 बनता था। 90 के सामने मैंने आपको तो दो ही केस पढ़ाए। एक तो पढ़ाया मैंने आपको 30 60 90 वाला, दूसरा पढ़ाया मैंने आपको 45 45 90 वाला। 30 60 90 में 90 की वैल्यू जो होती थी वो होती थी 2, और 45 45 90 में जो वैल्यू होती थी वो नथिंग √2। क्लियर। बट यहाँ 90 के सामने क्या है, 2 है। इट मीन्स ये हमारे पास 30 60 90 वाला एंगल होगा। बात समझ आई। ये हमारे पास क्या होगा, 30 60 90 वाला। अब ये तो पता चल गया ये 30 60 90 होगा। क्या 30 थीटा की जगह 30 आएगा या 60 आएगा, ये भी पता होना जरूरी है। तो 1 किसके सामने आता था, 30 के सामने आता था। 1 किसके सामने आता था, 30 के सामने। तो इट मीन्स ये जो थीटा है ना ये 30 डिग्री है। बताओ कोई बेसिक से कुछ करने की जरूरत पड़ी आपको। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है बिल्कुल। एक लाइन में आप आंसर दोगे हाइट एंड डिस्टेंस के। बड़े से बड़ा क्वेश्चन ले आऊंगा मैं आपके सामने जिससे बच्चों के हाथ काम जाते हैं। एक लाइन में आंसर दे दोगे आप। अगर आपको ये इतनी सी बात समझ आ गई है क्या कि 30 के सामने 1 होगा, 60 के सामने √3 होगा और 90 के सामने 2 होगा। 45 के सामने 1 होगा, 45 के सामने 1 होगा और 90 के सामने √2 होगा। हालांकि ये सब जो आए हैं ना ये ट्रिग्नोमेट्री से ही आए, बट मैं आपको घुसाना नहीं चाहता बेसिक में। डायरेक्ट आपको ये याद रखना और क्वेश्चन खा जाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा जी 16 था, इसको 12 लिख दिया गया। ओके 17। ला आखिरी की 2 क्वेश्चन बचे ट्रिग्नोमेट्री के, जल्दी कीजिए यार, बड़ा टाइम वेस्ट हो गया। थोड़ा बेसिक में घुस जाता हूँ, क्या करूँ। चलिए 5 cot थीटा आपको 3 दिया गया है, आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको आइडेंटिटीज मालूम है तो क्वेश्चन यूं लपेट लोगे आप, अगर नहीं मालूम है तो बेसिक से घुस जाओ, बस कोई चारा नहीं है भाई। ट्रिग्नोमेट्री का काम ही यही है, आपको सिर्फ सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। आइडेंटिटीज इसलिए लाएगी जो आपका टाइम बचाएगी, बट अगर आइडेंटिटीज नहीं मालूम बेसिक से घुसेर देना उस क्वेश्चन को। अब देखो 5 cot थीटा इजिकल टू 3 दिया गया। आप cot थीटा की वैल्यू नहीं यहाँ से निकाल सकते थे 3/5 आपको कि सर बिल्कुल निकाल सकता हूँ, cot थीटा की वैल्यू 3/5 आ रही है। ओके, इसको रखो होल्ड पे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। मुझे पता है अगर इसमें से मैं क्या करूँगा, इसमें से मुझे को cot बनाना है तो मैं इसमें से साइन को कॉमन ले लेता हूँ। मैंने साइन थीटा को ले लिया बाहर, साइन थीटा को ऊपर वाली में, साइन थीटा को मैंने ले लिया बाहर। अंदर क्या बचा 6 माइनस, यहाँ तो साइन थीटा नहीं था ना, तो साइन थीटा क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा। 3 cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बन गई ऊपर वाली। सेम नीचे वाली वैसे मैंने साइन थीटा ले लिया कॉमन, कॉमन लिया तो ऊपर वाली में मैं 3 भी तो कॉमन ले सकता था, चलो छोड़ो। साइन थीटा मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 7 + 3 cos थीटा अपॉन साइन थीटा। बात समझ आई। साइन थीटा कैंसिल, बच गई टोटल ये इक्वेशन। देखो जी क्या है, 6 - 3 cos थीटा अपॉन साइन थीटा है, ठीक है। ओके, अब इसको क्या करोगे, मुझे पता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा के। मतलब कि 6 - 3 cot थीटा आपके पास बन गया अपॉन आपके पास 7 + 3 cot थीटा बन चुका है। तो cot थीटा की आपके पास वैल्यू है कि नहीं है, 3/5 डाल दो। 6 - 3 × 3/5 अपॉन 7 + 3 × 3/5, ठीक है कर लो। 3 3 से 9/5, 5 6 से 30, 30 - 9 21/5 ऊपर बच गया। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना आप। 3 3 से 9/5 बन गया, 7 से 35, 35 + 9 44, 44 डिवाइडेड बाय 5 बन गया। 5 से 5 कट गया, 21/4
44 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यही आपका सही आंसर है। ठीक है, टाइम बचाया करो यार, बस ट्रिग्नोमेट्री क्या है, सिंप्लीफाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आइडेंटिटीज मालूम है, ठीक है, वरना एक काम करूँगा कि एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज के ऊपर एक वीडियो डाल दूंगा बस। लास्ट क्वेश्चन आज का, बताओ, सेम इसी टाइप के ऊपर रखा मैंने। tan x की वैल्यू दे दी कितनी है? 3/2 है, मतलब हमें इस इक्वेशन से हमें tan बनाना पड़ेगा। अगर आप tan नहीं बना सकते ना, आप tan को खोल लो, sin y cos कर लो, फिर उसके साथ कुछ अदला बदली करना स्टार्ट कर दो। बट ट्रिग्नोमेट्री का काम ही यही है, सिंप्लीफाई करते जाओ बस। अब मुझे इस इक्वेशन में से क्या बनाना है मेरे भाई? मेरे को tan बनाना है। tan मुझे पता है sin अपॉन cos होता है। इस इक्वेशन में से मैं क्या करूंगा, मैं cos बाहर ले लूंगा। cos अगर मैंने कॉमन ले लिया ना, ऊपर रखता हूँ यहाँ पे, cos x मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा मेरे पास? 3 sin x अपॉन cos x प्लस 2, नीचे cos x कॉमन लिया तो 3 sin x अपॉन cos x माइनस 2। इतनी सी तो बात है, cos x चला गया, sin अपॉन cos tan होता है, तो 3 tan x कितना है? 3/2, 3 इंटू 3/2 प्लस 2, 3 इंटू 3/2 माइनस 2। कीजिए सॉल्व इसको, 3 3 से 9/2 और 2 2 प्लस 4, 9 प्लस 4 13/2 और 9/4, 2 2 जब 4 माइनस 4, 9 माइनस 4 5/2, दो तो गया, 13/5 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी। यही आपका क्वेश्चन था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको मॉक टेस्ट पसंद आएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मेरे भाई आपकी तैयारी भी जबरदस्त है, आप डेडिकेटेड हो, वरना मैक्सिमम बच्चे बीच रास्ते में छोड़ जाते हैं। और मैं एक आपको बात बता रहा हूँ, आपका जो कॉम्पिटिशन क्रिएट करेगा ना, वो मैथ ही है, पता है। बच्चे हर रीजनिंग में बच्चे टॉप करके आएंगे, कंप्यूटर में भी बच्चे टॉप करके आएंगे, इंग्लिश में भी बच्चे कर लेंगे मेरे भाई। मैथ और जीके ऐसा है जो आपका कंपटीशन क्रिएट करेगी। आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो मैथ कर लो यार, नहीं पढ़ाना कभी भी बेसिक से, आपको मॉक टेस्ट में मैं आप बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, मॉक टेस्ट देख लेना बस सभी की सभी। इतनी गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, 10+ स्कोर तो आप यूं कर लोगे, यूं खाली मॉक टेस्ट से, अगर कभी मैथ नहीं भी पढ़ा, ठीक है, वो आप ऐसे कर दोगे। बहुत होते हैं 10 नंबर भी मैथ में, मैंने जो मॉक टेस्ट करवाए हैं आप इसमें से 18 के 18 सिक्योर करोगे, ये गारंटी दे रहा हूँ मैं, अगर तैयारी आपने सही से की है। पर अगर आप मैथ कभी भी नहीं पढ़ा, मॉक टेस्ट देख रहे हो, 10 नंबर तो आप फिर भी निकाल लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो अच्छे से आपको डिटेल में हर एक चीज़ें पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, ओके, बाय बाय।